हे गाइस, दिस इज प्रीति, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2018 रिलीज एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है किम्बांग कांतिल। कहानी की शुरुआत होती है एक खून से लथपथ माँ को दिखाते हुए जो अपने बेहोश बेटी को गोद में लेकर बहुत ही प्यार से एक गाना गाकर सुना रही थी। अगले सीन में हम इसी लड़की को एक ऑर्फनेज में देखते हैं और गेस कर पाते हैं कि शायद उसकी माँ अब नहीं रही। पता चलता है इस लड़की का नाम तानिया है और बहुत जल्द उसे एक नया परिवार और एक नया घर मिलने वाला है। एक चाइल्डलेस कपल एंटोन और सिस्का को वो पसंद आ चुकी है और वो लोग 2 दिन बाद ही उसे लेने आ रहे हैं। इस ऑर्फनेज के केयर टेकर मिस रत्ना तानिया के लिए बहुत खुश थी, मगर उन्हें ये भी पता था कि तानिया बाकी बच्चों से अलग है, थोड़ी सी वियर्ड है, इसीलिए यहाँ उसका कोई दोस्त नहीं है। लेकिन वो ये सब बातें एंटोन और सिस्का से नहीं कहती। उसी दिन ऑर्फनेज में एक हादसा होता है। जब सभी बच्चे एक साथ हाइड एंड सीक खेल रहे थे तो वो तानिया को अपने साथ नहीं लेते, जिससे नाराज होकर बेचारी बाहर चली जाती है और एक पेड़ से फूल तोड़कर खाने लगती है। ये भी उसके अजीबोगरीब हरकतों में से एक था। रत्ना के कहने पर बाकी बच्चे उसे गेम में इंक्लूड तो कर लेते हैं, मगर शायद ना करने में ही भलाई थी, क्योंकि खेलते खेलते जब एक बच्ची तानिया को ढूंढते हुए ऊपर जाती है तो पहले तो उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है, किसी की फुटस्टेप सुनाई दे रही थी उसे, मगर पीछे मुड़ने पर उसे कोई नहीं दिखता। इसके बाद वो एक कमरे में जाती है और एक कर्टन के पीछे उसे एक काला साया नजर आता है। उसे लगता है तानिया होगी, मगर जैसे ही वो पीकअबू कहकर उसे पकड़ने जाती है, पहले तो उस कर्टन के पीछे उसे कोई नहीं मिलता, मगर ठीक उसके बाद ही वही काला साया अचानक ही उसे उठाकर बालकनी से बाहर फेंक देता है। उस छोटी सी बच्ची की जान चली जाती है। यहाँ पर हम समझ नहीं पाते वो साया किसका था, मगर उस लड़की के गिरने के बाद ही तानिया दिखाई देती है वहां। इससे सभी को लगने लगता है जरूर उसी ने धक्का मारा होगा, मगर तानिया को तो सच में ही कुछ पता नहीं था। वो तो बेचारी खुद परेशान थी, क्योंकि उसके हाथों पे किसी तरह चोट लग गई थी, दर्द में तड़प रही थी वो। रत्ना उसे संभाल के नीचे लेकर जाती है और ठीक तभी हम देखते हैं एक भयानक दिखने वाली आत्मा तानिया पर नजर रख रही है। तो क्या उस लड़की को भी इसी ने धक्का मारा था? गॉड नोस। अगले दिन जब एंटन और सिस्का तानिया को लेने आते हैं, रत्ना इन सब हादसों की जिक्र नहीं करती। वो चाहती थी तानिया के लिए ये एक कंप्लीटली फ्रेश स्टार्ट हो, मगर कुछ चीजों से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं होता। पूरा रास्ता हम किसी अदृश्य शक्ति को देखते हैं तानिया का पीछा करते हुए। इवन वो एंटन और सिस्का के घर तक भी पहुंच जाती है। तो क्या यहाँ भी मौत का सिलसिला बरकरार रहेगा? नहीं। फॉर्चुनेटली अगले 1 महीने में और कुछ नहीं होता। इंट्रोवर्ट होने के कारण तानिया में ज़्यादा कुछ बदलाव तो नहीं आए थे, ना वो अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स से कुछ खास घुल मिल पाई थी, मगर धीरे धीरे इस नए घर में सेटल करने लगी थी वो। ऐसे में एक दिन एंटन की बहन आलिशा आती है उनसे मिलने। वो एक एक्ट्रेस है और उसका नेक्स्ट शो इसी शहर में होने वाला है, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो अगले कुछ दिन इसी घर में बिताएगी। लेकिन बिल्कुल पहले दिन ही एक हादसा होता है उसके साथ। वो जब अपने कमरे में थी तो उसे बाहर एक काला साया दिखता है जो अचानक ही गायब भी हो जाता है। आलिशा जब बाहर चेक करती है तो उसे सामने वाला दरवाजा खुला मिलता है, तो उसे लगता है जरूर वहीं से कोई आया होगा। तो वो देखने जाती है और उसे वहां मिलती है तानिया। आलिशा को अडॉप्शन के बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो जब सिस्का उसे बताती है वो काफी खुश हो जाती है और कोशिश भी करती है तानिया को अपनाने की। मगर इसके बाद से ही उसके साथ कुछ अजीबोगरीब हादसे होने लगते हैं। जैसे उसी रात जब वो डिनर करने नीचे जा रही थी तो उसे बाहर तानिया मिलती है, जो दरवाजे के सामने खड़े बहुत ही ध्यान से बाहर अंधेरे में कुछ देख रही थी। आलिशा के पास जाते ही उसे कांच पे एक बहुत ही क्रीपी फिगर नजर आती है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। मगर तानिया में कोई हलचल नहीं थी और रात में काफी भयानक सपना देखती है आलिशा। उसके कमरे में जो एक लेडी की फोटो थी उसे खुद पे खुद मूव करती हुए देखती है वो। बहुत ही भयानक लग रहा था उसका चेहरा और वो जैसे फोटो से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। लाइफ में पहली बार ये सब एक्सपीरियंस कर रही थी आलिशा। इससे पहले कभी उसने ऐसा कोई सपना नहीं देखा। इसी बीच वो ये भी नोटिस करती है कि उसकी भाभी मैग्नोलिया फ्लावर की यूज बहुत ज्यादा करती है
उनका एक सीक्रेट रूम है जहाँ उनके सिवा और कोई एंटर नहीं कर सकता। उनका आधा दिन तो उसी में बीतता है। पता नहीं क्या करती रहती है अंदर, मगर बाकी किसी को अंदर घुसने नहीं देती। जो लड़का ये फ्लावर्स डिलीवर करने आता था आदि नाम से, वो आलिशा के साथ सेम थिएटर में काम करता था, इसीलिए दोनों में दोस्ती होने में वक्त नहीं लगा। और उसी से आलिशा को पता चला कि मैग्नोलिया फ्लावर्स असल में रिचुअल्स में यूज़ होते हैं, स्पिरिट्स को समॉन करने में यूज़ किया जाता है। इवन रूमर तो ये भी है कि इससे डेविल को भी बुलाया जा सकता है। ऑब्वियसली आजकल के ज़माने के लोग ये सब यकीन नहीं करते, आलिशा भी उनमें से एक थी। मगर रिसेंटली घर में जो कुछ भी हो रहा था, उस क्रीपी फिगर का बार बार उसे दिखाई देना, इवन घर के बाहर भी उसे फॉलो करना, ये सब कुछ उसका भ्रम तो नहीं हो सकता ना। अगले दिन एक और अजीब हादसा होता है उसके साथ। उसे तानिया दिखती है घर के बाहर पेंटिंग करते हुए। वो डेविल की तस्वीर बना रही थी। पूछने पर बताती है ये बैड मैन है, उसे बहुत परेशान करता है। आलिशा इसका मतलब कुछ समझ पाए इससे पहले एक और कांड होता है उसके साथ। उसे घर की मेड बिग आकर एक लेटर देती है जो किसी अनजान व्यक्ति ने आलिशा को भेजा था। चिट्ठी पर लिखा था अगर उसे अपनी जान प्यारी है तो उसे उस बच्ची से दूर रहना चाहिए। अब इसका क्या मतलब? आलिशा उसी वक्त उस आदमी को ढूंढने जाती है, मगर उसे कोई नहीं मिलता। फिर से एक बार कंफ्यूज्ड हो चुकी थी वो, आखिर ये सब हो क्या रहा है। उधर तानिया को हम जोर जोर से रोते हुए, चीखते चिल्लाते हुए देखते हैं, ऐसे किसी को कुछ मना कर रही थी वो, किसी से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही थी वो। साथ ही साथ हमें उसके ड्राइंग में डेविल्स की आंखें भी चमकती हुई नजर आती हैं। इसके कुछ देर बाद ही पिक को घर के स्टोर रूम से तानिया की आवाज सुनाई देती है। जब वो उसे ढूंढने जाती है तो देखती है तानिया दीवार पर पीकापू लिख रही है। और जैसे ही बिक उस वर्ड को प्रोनाउंस करती है, अचानक ही कमरे के अंदर हलचल स्टार्ट हो जाती है। दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और कोई पीछे से बिक पर हमला कर देता है। नहीं, हम देख नहीं पाते ये तानिया थी या कोई और। इनफैक्ट उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे अभी तक वो अपने होश में ही नहीं थी। वो झट से बाहर भागती है और रास्ते पर उसे आलिशा मिल जाती है। उसने बिक की चीखें सुनी थी और उसी को ढूंढने जा रही थी। आलिशा नोटिस करती है तानिया बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई है और उसके हाथ पर फिर से वैसा ही घाव बन चुका है। इसके बाद स्टोर रूम की तरफ जाते वक्त आलिशा को दूर से ही एक आदमी दिखता है जो लाश के सामने खड़ा था। उसके आते ही भाग जाता है वो, जिससे आलिशा को लगता है वो आदमी ही जरूर खूनी होगा। लेकिन बिक की लाश की हालत इतनी खराब थी जो शायद ही कोई इंसान कर सकता था। एंटन और सिस्का इस बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहते थे, इसीलिए उसके परिवार को कुछ पैसे भेजकर ही बात खत्म हो जाती है। मगर आलिशा का मन नहीं मानता और इस हादसे के बाद तो उसकी सिचुएशन और क्रिटिकल हो जाती है। वो आत्मा हर रात परेशान करने लगती है उसे। अगले दिन आलिशा का फाइनल परफॉर्मेंस था, जिसके चलते स्टेज पर उनके लीड एक्टर को कोई उठाकर पटक देता है, जिससे लोग डर जाते हैं और हड़बड़ी मच जाती है। और इस सब के बीच तानिया भी कहीं गायब हो जाती है। बहुत ढूंढने पर बाहर मिलती तो है, मगर उसने कुछ ऐसा देख लिया था जिससे ट्रॉमेटाइज्ड हो चुकी थी वो। आलिशा को उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती। ऊपर से घर जाकर उसे एंटन और सिस्का की कुछ बातें भी सुनाई देती है, जिससे उसका कन्फ्यूजन और बढ़ जाता है। वो लोग तानिया की इस हालत को लेकर बिल्कुल भी कंसर्न्ड नहीं थे। उल्टा उनके बातों से तो ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें सब कुछ पहले से ही पता था। वो लोग ये सब एक्सपेक्ट कर रहे थे। एंटन सिस्का से पूछ रहा था और कब तक उन्हें ये सब झेलना पड़ेगा, जिसके जवाब में सिस्का कहती है अभी सही वक्त नहीं आया, उन्हें और कुछ देर वेट करना पड़ेगा। आलिशा ये तो समझ नहीं पाती ये लोग किस दिन का इंतजार कर रहे हैं और क्यों, मगर उसे इतना पता चल चुका था कि तानिया में कुछ गड़बड़ है। तो वो अगले दिन ही आदि को लेकर उसका ऑर्फनेज में जा पहुंचती है और तब मिस रत्ना उसे उन हादसों के बारे में बताती है जो तानिया के रहते वक्त यहाँ हुआ था। साथ में उसके माँ लास्ट्री के बारे में भी बताती है। पता चलता है आज से ऑलमोस्ट 3 साल पहले एक रात लास्ट्री ने घायल हालत में उसके दरवाजे पर दस्तक दिया था। तानिया को इस रत्ना के हाथ सौंप कर वहीं पर दम तोड़ दिया था उसने। तब से तानिया यहीं पर है, मगर 3 साल में एक भी दोस्त बना नहीं पाई वो, क्योंकि उसके हरकतों से सभी डरते थे उससे। रत्ना डायरेक्टली तो कुछ नहीं कहती, मगर उसे भी लगा था तानिया के साथ एक नेगेटिविटी जुड़ी है। वो जहाँ भी रहती है, जहाँ भी जाती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है सबके साथ।
अब ये बात तो आलिशा को भी पता था। ऑलरेडी घर में एक मौत हो चुकी थी, मगर उसे कोई आइडिया नहीं था तानिया का अगला विक्टिम उसके भाई होने वाला है। एक्चुअली उस दिन घर में जब सिस्का सीक्रेट रूम में थी तो तानिया को बाहर ढेर सारे मैग्नोलिया फ्लावर्स पड़े दिखते हैं, तो वो उसी लालच में कमरे के अंदर घुसने की कोशिश करती है। इससे एंटन बहुत नाराज हो जाता है और उसे डांटने लगता है। वो ऑलरेडी काफ़ी अपसेट दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो किसी और बात से खफा है और वो अपना सारा गुस्सा तानिया पर निकालना चाहता है, मगर इसका अंजाम भयानक होता है। तानिया अचानक ही बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती है और उसके गुस्से से आसपास सब कुछ कांपने लग जाता है, चीज़ें बिखरने लग जाती हैं। एंड फाइनली एंटन के ऊपर एक भारी सीलिंग फैन आकर गिरता है, जिससे वहीं पर कुचल कर मौत हो जाती है उसकी। सिस्का और आलिशा दोनों के लिए ही ये एक काफ़ी बड़ा लॉस था, मगर आलिशा को इसके जड़ तक पहुंचना था। कुछ भी करके सब कुछ जानना था उसे। इसीलिए जब ग्रेवयार्ड में उसे एक मिस्टीरियस पर्सन दिखता है, छुपकर उनके तरफ देखते हुए वो उनका पीछा करती है और तब उसे पता चलता है ये आदमी तानिया के मामा है, मतलब लेस्ट्री के भाई। वो बताते हैं तानिया के पिता रेड डेविल नाम के एक शैतान के पुजारी थे। अपने बेटी के अंदर उस शैतान को समॉन किया था उसने, और फिर एक दिन उसका सैक्रिफाइस देकर वो उस शैतान को रिलीज करने की कोशिश करता है, जो लेस्ट्री के कारण हो नहीं पाता। उसने सैक्रिफाइस से ठीक पहले अपने पति को मार डाला और अपनी बेटी को ऑर्फनेज में छोड़ आई। खुद भी काफ़ी घायल थी, इसलिए वो भी बच नहीं पाई, मगर उसे लगा था तानिया अभी सेफ है। इस बात से ही खुश थी वो, मगर ये सरासर गलत था। रेड डेविल ऑलरेडी जुड़ चुका था तानिया के आत्मा से, धीरे धीरे पोजेस कर रहा था उसका शरीर। तभी तो वो मैग्नोलिया फ्लावर्स खाती है, क्योंकि उसे डेविल्स फ्लावर्स माना जाता है। उससे शक्ति मिलती है शैतानी रूह को, और पीकाबू स्विच बोर्ड है उस शैतान को जगाने का। जितनी बार वो जगेगा तानिया को उतनी बार चोट पहुंचेगी। शायद उसके हाथ पे उन घाव का कारण यही है। वो आदमी ये भी बताते हैं कि तानिया के पास ज़्यादा वक्त नहीं है, नेक्स्ट सैक्रिफाइस का टाइम पास आ रहा है। रेड डेविल कल्ट के लोग ज़रूर उसे सैक्रिफाइस करने की फिर से कोशिश करेंगे, लेकिन अगर इस बार ये शैतान जाग गया, मतलब रिलीज हो गया, तो क़यामत आ जाएगी। अगले 7 जनरेशन तक राज करेगा वो पृथ्वी पर, जो तानिया के मामा होने नहीं दे सकते। उन्हें कुछ भी करके तानिया को बचाना ही होगा, और खुद को भी। लेकिन इस सब का सोल्यूशन क्या है, वो क्या करने वाले हैं, ये सब वो बता नहीं पाते। उससे पहले ही वहाँ सिस्का आ जाती है और वो आलिशा के हाथ में अपना कार्ड थमाकर वहाँ से भाग निकलते हैं। इधर सब कुछ जानकर आलिशा की टेंशन तो दुगनी हो चुकी थी। वो सिस्का को समझाने की बहुत कोशिश करती है, मगर वो कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। रात में हम देखते हैं तानिया के मामा तानिया को आज़ाद करने की कोशिश करते हैं, जिसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ती है अपनी जान देकर। इधर उसकी चीखें सुनकर जब आलिशा और सिस्का उसके कमरे में जा पहुंचते हैं, तभी आलिशा पहली बार नोटिस करती है सिस्का के गर्दन पे एक निशान है, जो तानिया के मामा ने कहा था रेड डेविल कल्ट की टैटू है। इसका मतलब सिस्का एक कल्ट मेंबर है, इसीलिए उसने तानिया को अडॉप्ट किया था, जिससे उसकी बलि चराकर शैतान को आजाद कर पाए। क्या उसका भाई भी वही था? आलिशा को इस पॉइंट पे अपने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर एक राइटिंग भी दिखती है, जिसका मतलब होता है हेल्प तानिया। वो समझ जाती है ये जरूर लेस्ट्री की आत्मा होगी, जो इतने दिनों से उसे फॉलो कर रही है, अपने बेटी के लिए मदद मांग रही है वो। आलिशा एक और मिनट भी ज़ाया नहीं करती। आदि को बुलाकर घर पर नजर रखने के लिए कहती है और खुद भागती है तानिया के मामा के घर। वहाँ उसे उनके लाश के साथ साथ एक डायरी भी मिलती है, जिससे आलिशा समझ पाती है कि तानिया की बलि किसी फ्राइडे को चढ़ाई जाएगी, वो भी पूर्णिमा के रात। एंड इंसिडेंटली आज ही वो दिन है, ज़्यादा समय नहीं है उसके पास। उसे जल्द से जल्द घर पहुंचना होगा और तानिया को बचाना होगा। इसलिए आलिशा आदि को कॉल करने लगती है आकर उसे ले जाने के लिए, मगर वो फ़ोन ही नहीं उठा था। कैसे उठाएगा? तब तक उसकी मौत तो हो चुकी थी। सिस्का ने बहुत ही बेरहमी से खून किया था उसका। घर पहुंचकर उसकी लाश देखकर बहुत खराब लगता है आलिशा को। उसी के कारण आदि को आज मरना पड़ा, लेकिन वो खुद से प्रॉमिस करती है आज तानिया को कुछ होने नहीं देगी वो। मगर पूरा घर छान मारने के बाद भी उसे तानिया कहीं नहीं मिलती। फाइनली उसकी माँ आलिशा को रास्ता दिखाती है और पता चलता है सिस्का तानिया को सीक्रेट रूम में लेकर गई है। वहाँ उसका प्रिपरेशन चल रहा है।
जिस शैतान से डील करके, जिसका पूजा करके उन्हें इतना पैसा, नाम, शोहरत सब कुछ मिला है, आज उसी की कीमत चुकाने की बारी है। सारे रिचुअल्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके थे। वो रेड डेविल को समॉन भी कर चुकी थी, मगर सैक्रिफाइस से ठीक पहले आलिशा सिस्का पर हमला कर देती है। दोनों में हाथापाई होने लगती है, जिसके बीच शैतान जाग उठता है तानिया के अंदर। तानिया के शरीर से निकलने के लिए छटपटाता है वो। सिस्का सही समय उसे आज़ाद नहीं कर पाई, इसलिए गुस्से में वो सिस्का को उठाकर पटक देता है, जिससे एक नुकीली चीज सिस्का के शरीर के आर पार हो जाती है। इसके बाद शैतान तानिया को भी उस तरफ ले जाता है, उसी तरह उसे मारने के लिए, मगर आलिशा ऐसा होने नहीं देती। वो तानिया को पकड़ लेती है और जब तक मुहूर्त निकल ना जाए तब तक उसे पकड़ कर रखती है, बिल्कुल उसकी माँ की तरह प्यार से जकड़ रखती है उसे, जिससे निकालने की ताकत शैतान में भी नहीं थी। फाइनली उसे हार मानना ही पड़ता है और 2 बार फेल अटेम्प्ट के बाद उसे तानिया का शरीर छोड़कर नरक में लौट जाना पड़ता है, लेकिन सिर्फ उस समय के लिए। वो फिर से अटेम्प्ट नहीं लेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। कुछ दिन बाद हम एक नए परिवार को देखते हैं, जिनकी छोटी सी बच्ची मैग्नोलिया फ्लावर्स खा रही थी, बिल्कुल तानिया की तरह। उसकी माँ उसे मना तो करती है, मगर शायद ये सिर्फ उसकी आदत नहीं थी बल्कि मजबूरी थी। उसे रेड डेविल ने मार्क जो कर लिया था, धीरे धीरे उसके शरीर पर कब्जा कर रहा था वो, इसीलिए उसे इन फ्लावर्स की ज़रूरत थी। तो क्या इस लड़की की किस्मत पर भी वही सब लिखा है जो तानिया के साथ हुआ था? गॉड नोस। दोस्तों, इस फिल्म में हमें इसका जवाब तो नहीं मिलता, मगर हमें इतना पता है कि हमेशा जीत अच्छाई की ही होती है। ऊपर वाले के सामने शैतान कभी जीत नहीं पाएगा, इनफैक्ट टिक भी नहीं पाएगा वो, है ना? आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।